सो हेलो एवरीवन, हमारे इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज पोएट्री से बनते हैं। सो इसलिए आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 पोएम कीपिंग क्वाइट के 50 बोर्ड एग्जाम्स एमसीक्यूज, जिनके एग्जाम्स में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। सो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। सो इसका बहुत ही ईजी सा आंसर है। सो इसका आंसर होगा पैब्लो नेरूदा। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, दैट व्हाट इज अ बर्थ नेम ऑफ पैब्लो नेरूदा। सो जिन्हें नहीं पता, इस पोएम में पैब्लो नेरूदा एक्चुअली में एक पेन नेम है। जो हमारी इस पोएम की पोएट है, उनका एक्चुअल जो बर्थ नेम है वो है नेफाली रिकार्डो रीस बुसाल्टो। हालांकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे करवा दिया है। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोएट पैब्लो नेरूदा बॉर्न। तो इसका आंसर होगा सी। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली में ये पोएट से रिलेटेड है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज पैब्लो नेरूदा अवॉर्डेड। तो इसका आंसर होगा 1971 में उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नाउ अब यहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। द क्वेश्चन इज, द पोएम कीपिंग क्वाइट प्राइमरली एम्फसाइजेज द नेसेसिटी ऑफ। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है फिजिकल फिटनेस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सो ये किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, सो ये तो नहीं होगा। थर्ड है एक्सट्रीम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, ये भी रिलेटेड नहीं है। कम्प्लीटली एस्केपिंग ह्यूमन सोसाइटी, ये भी मैसेज नहीं है हमारे इस पोएम का। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, वाई डज द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 12। तो ये भी बहुत ही ईजी है। इसमें है, इट रिप्रेजेंट्स द 12 मंथ्स एंड आवर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू आफ्टर काउंटिंग टू 12। सो पोएट ने हमें बोला था कि हम लोगों को एकदम स्टिल रहना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कीप कम्प्लीटली स्टिल एंड साइलेंट। नेक्स्ट इज, व्हाट डज ऑन द फेस ऑफ अर्थ रिफर इन द पोएम। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द ह्यूमैनिटी अक्रॉस द ग्लोब विदाउट बैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट अस नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। उन्होंने इसलिए बोला था ताकि कोई भी लिंग्विस्टिक बैरियर्स ना हो, डिवीजन ना हो ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज आर्म्स डबल सिम्बलाइज। तो इस पोएम में आर्म्स का दो तरीके से मतलब निकाला गया था। एक हमारे जो ह्यूमन आर्म्स थे, जो हाथ थे, और सेकंड था हमारे जितने भी वेपन्स होते थे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ह्यूमन फिजिकल लिम्स एंड वेपन्स ऑफ वायलेंस, तो यहाँ पे ये सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मोमेंट व्हेन एवरीवन इज स्टिल एंड साइलेंट। तो वो एक कैसा मोमेंट था, वो एक एक्सोटिक मोमेंट था। नेक्स्ट, द एक्सोटिक मोमेंट ऑफ साइलेंस विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, ये तो रॉन्ग है। विंड एंड रेन, नो। सनलाइट एंड शेडोज, नो। रश एंड इंजन्स, यस। जब रश और इंजन्स कम हो जाएंगे, शोरगुल कम हो जाएगा, तो एक्सोटिक मोमेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा साइलेंस की तरह से। नेक्स्ट है, व्हाट फीलिंग विल यूनाइट एवरीवन इन दैट एक्सोटिक मोमेंट। इंटेंस कॉम्पिटिशन, नो। कंप्लीट कंफ्यूजन, नो। एब्सोल्यूट फियर, नो। सो आंसर हो जाएगा सडन स्ट्रेंजनेस। व्हाट वुड फिशरमैन इन द कोल्ड सी नॉट डू ड्यूरिंग दिस स्टिलनेस। फर्स्ट है, रिपेयर देयर फिशिंग नेट्स, नो। हार्म व्हेल्स, यस। वो व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे ड्यूरिंग दिस स्टिलनेस, जब वो एकदम शांत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कोल्ड थीव रिप्रेजेंट। तो इसमें हो जाएगा द अनफीलिंग कोल्ड एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस टुवर्ड्स द नेचर। नेक्स्ट है, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट लुक एट ड्यूरिंग द स्पॉज। तो इसमें आंसर हो जाएगा उनके खुद के हाथ, उनके हर्ट हैंड्स। नेक्स्ट हो जाएगा, सॉल्ट गैदरर्स हर्ट हैंड सिम्बलाइज। इसमें लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट, नो। अल्टीमेट जॉय, नो। अ सीवियर स्किन इन्फेक्शन, नो। इसका आंसर हो जाएगा द पेन या सेल्फ हार्म फ्रॉम रिलेंटलेस मटेरियल परस्वीट्स, जो उसने खुद ही के ऊपर अपना हार्म कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फिशरमैन एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट्स आर इमेजेस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर एंड इम्पैक्ट ऑन नेचर सेल्फ, यस। खुद के ऊपर किए गए वे लेबर का इम्पैक्ट जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट मीन बाई ग्रीन वॉर्स। तो यहाँ पे जो ग्रीन टर्म है, इसका मतलब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। तो जितने भी वॉर्स नेचर के अगेंस्ट होती हैं, उन्हें ग्रीन वॉर्स कहते हैं। पोएट मेंशंस वॉर विद गैस, वॉर्स विद फायर्स। इसका क्या मतलब होगा, सो केमिकल एंड मॉडर्न वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। What is the tragic outcome of the wars mentioned by the poet? Victory with no survivors, long-lasting political peace, expansion of glorious empires, या global economic prosperity? So victory with no survivors यानी कि ऐसी जीत होगी जहाँ जिसको सेलिब्रेट करने वाला कोई होगा ही नहीं। What would warmongers do if they practiced keeping quiet?
पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, wear heavy steel battle armor, draft new battle strategies या hide inside protective bunkers। उसका आंसर हो जाएगा ए, they would put on clean clothes, मतलब वो डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, पीसफुली अपना जो लाइफ है वो जिएंगे स्टिलनेस के साथ। What does put on clean clothes symbolize? So it symbolizes fresh, peaceful and guilt-free perspective. Where would the warmongers walk with their brothers? इसका आंसर होगा in the shade, in the shade। Next है what would they be doing in the shade? They will be doing nothing, planning future alliances, distributing weapons या singing national anthem। So they will be doing nothing, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने कहा था कि एकदम स्टिल रहना है, एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, द पोएट स्टेट्स व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद। तो इसका आंसर होगा टोटल इनएक्टिविटी, कि वो डेथ से इसका एसोसिएशन नहीं करना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द पोएट क्लैरिफाई दैट ही डज नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी। इसका आंसर होगा कि वो स्टिलनेस को डेथ से इक्वेट नहीं करना चाह रहे थे। सो नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द पोएट्स लाइन, लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट, नो, वी ड्रीम ऑफ, नो, इट इज अबाउट या लीड्स टू द एंड। तो लीड्स टू द एंड नहीं होगा, आंसर होगा इट इज अबाउट। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। व्हाट इज द फ्रेज आई वांट नो ट्रक विद डेथ मी। तो इसका आंसर होगा दैट द पोएट रिफ्यूजेस टू एसोसिएट विद डेथ या डिस्ट्रक्शन, वो डेथ से इसका एसोसिएशन नहीं करना चाह रहे थे। इन द पोएम डेथ इज एसोसिएटेड विद, डेथ एसोसिएटेड किससे है, आंसर होगा वायलेंट वॉर्स और सेल्फ डिस्ट्रक्शन से। नेक्स्ट है वाई आर ह्यूमन बींग्स बींग सिंगल माइंडेड अबाउट। ह्यूमन बींग्स किस मामलों में सिंगल माइंडेड या यूँ कहूँ कि सेल्फिश हैं। सो दे आर सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग, कॉन्स्टेंटली रशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट माइट अ ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट इन आवर लाइव्स। सो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सैडनेस जो होती है, ह्यूज साइलेंस उसी को इंटरप्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सैडनेस रिफर्ड टू बाय द पोएट इन द पोएम। सो सैडनेस किसको बोला गया है, इट इज सेड टू नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रीटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू ह्यूमन थ्रीटन्स आवरसेल्व्स विद डेथ। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ रिलेंटलेस रश एंड लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कि वो अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं, एकदम जल्दी में ही रहते हैं, रश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूज साइलेंस इज प्रेजेंटेड बाय द पोएट एज। इतनी बड़ी जो साइलेंस है इसको पोएट ने कैसे प्रेजेंट किया है, अ हीलिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिव रेमेडी, कि इससे पीसफुली सब लोग हील हो जाएंगे, कोई भी लड़ाइयाँ या वॉर्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु और व्हाट कैन टीच ह्यूमंस अ वैल्यूएबल लेसन अबाउट लाइफ इन स्टिलनेस। इसका आंसर होगा द अर्थ। अर्थ जो है वो ह्यूमंस को वैल्यूएबल लेसन सिखा सकती है स्टिलनेस के बारे में। व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, दैट देयर इज लाइफ या रीजनरेशन अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, कि अगर कोई चीज़ शांत है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रूव्स टू बी अलाइव लेटर इन नेचर। तो इसका आंसर होगा थिंग्स दैट इनिशियली सीम डेड, कि जो पहले डेड दिखती हैं ऐसा नहीं कि बाद में वो अलाइव नहीं हो सकती। जैसे कि जो सीड्स होते हैं जब उन्हें सो करो तो वो इतना पता नहीं चलते, बट बाद में वही चीज़ अलाइव प्रूव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांजिशन ऑफ सीजन्स, विंटर टू स्प्रिंग क्या इलिस्ट्रेट करता है। तो ये हम लोगों को इलिस्ट्रेट करता है कि एक डेथ जो होती है वो एक वाइब्रेंट रिबर्थ को लीड करती है। How does the poet conclude the poem? So, by counting to 12 again, asking us to stay quiet and leaving, by shouting a warning to humanity, by starting a large protest rally, by chanting a quiet hymn. तो ये तीनों तो नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए, बाई काउंटिंग टू 12 अगेन। उन्होंने स्टार्टिंग में भी यही कहा था और इस पोएम के लास्ट में भी यही कहा है। नाउ जो आप 10 MCQs है हमारे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट विच लिटरेसी डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज सडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पे बार बार आ रहा है एस, तो यहाँ पे हम लोग इसको एलिट्रेशन मार्क कर देंगे, क्योंकि जब कोई एक वर्ड बार बार रिपीट होता है कंजिक्यूटिवली तो उसे हम लोग एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिशर मैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है। सो ये होगी इमेजरी, जहाँ पर हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं वहाँ पे इमेजरी जो होती है वो होती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस इन हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पर भी एच का जो रिपीटिशन है वो बार बार हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स में भी एलिट्रेशन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सी एंड सी जो हमारा लेटर है वो रिपीट हो रहा है।
नेक्स्ट इज परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर अर्थ को जो है पर्सोनिफाई किया गया कि वो हमें कोई चीज़ सिखा सकती है, सो इसलिए। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ वॉर्स इज डिस्क्राइब बाय विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ऐसी वॉर जहाँ पर जीत तो होती है लेकिन उसको सेलिब्रेट करने वाले कोई सर्वाइवर नहीं होते, तो इसको डिस्क्राइब कैसे किया गया है? सो इसका आंसर होगा सी, फ्यूटाइल वॉर्स। फ्यूटाइल का मतलब यानी कि यूजलेस वॉर्स जो कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ही लाती हैं केवल। 47 हमारा क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द शेड इन वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड सिंबलाइज, तो इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन, पीस एंड फुल कंफर्ट ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट इज व्हाट टोन डज पैब्लो नेरूदा अडॉप्ट, तो उनकी टोन एकदम काम, रिफ्लेक्टिव और परजुएसिव यानी कि कन्विंसिंग थी, जो रीडर्स को कन्विंस करती है अपनी तरफ। Now last two questions are left. Question number 49. The overall structure of the poem consists of, तो strictly rhyming couplets, no. A traditional Shakespearean sonnet layout, no. Simple standard ballad format, no. तो इसका आंसर हो जाएगा free verse with varying line lengths. Question number 50 and the last question of this video. Why does the poet say he will go at the end of poem? वो ऐसा क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ही इज एंग्री एट द रीडर्स रिएक्शन, नो. ही हैज़ कंप्लीट हिज मैसेज लीविंग द पार्ट टू द रीडर, यस. उन्होंने अपना जो मैसेज था वो दे दिया है, अब उन्होंने ये चीज़ रीडर के ऊपर छोड़ दी कि वो उसे अडॉप्ट करता है कि नहीं करता है. सो दैट्स इट. यहीं पे हमारे जो 50 MCQs है वो हो जाते हैं कंप्लीट. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट डाउन. के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.